वेलकम वंस अगेन। देखो, ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ कि iOS बहुत अच्छा है, एंड्रॉयड अच्छा नहीं है, एंड्रॉयड बहुत अच्छा है या फिर iOS अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस वीडियो में। हालांकि देखा जाए तो कोई भी बुरा नहीं है, एंड्रॉयड भी अच्छे है, iOS भी अच्छे हैं। दोनों की यूजर अलग है, दोनों के प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन दोनों ही अच्छे हैं। अगर दोनों अच्छे नहीं होते, एक अच्छे एंड्रॉयड अच्छे होते, iOS अच्छे नहीं होते, तो फिर एक साथ दोनों कभी भी नहीं चल पाते। अभी भी बहुत सालों से एंड्रॉयड और iOS पैरेलली चल रहा है। उनकी यूजर बेस भी बहुत बड़े हैं। बहुत सारे OS आए हैं लेकिन वो टिक नहीं पाए मार्केट में, लेकिन एंड्रॉयड और iOS अभी भी टिका हुआ है। बात तो सही है। मैं खुद एक iOS यूजर हूं, मैं आईफोन यूज करता हूं, लेकिन मेरा सेकेंडरी डिवाइस जो है वो एंड्रॉयड का है। इस एंड्रॉयड को जब मैं सेकेंडरी डिवाइस की तरह यूज कर रहा था, मैंने कई बार बहुत सारी काम करते हुए देखा है। कुछ कुछ जगहों में एंड्रॉयड में कुछ काम बहुत जल्दी चुटकियों में से हो जाता है, वहीं पर आईफोन में करने के लिए आपको 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करना। ऐसा नहीं है कि होता नहीं, होता है, लेकिन इसके लिए आपको 2-3 स्टेप ज्यादा करना पड़ता है। सारे पॉइंट्स तो मैं लिस्टेड नहीं कर सकता हूँ, उनमें से 8 पॉइंट को मैंने लिस्टेड किया है जो मेरी रेगुलर लाइफ में ज्यादा यूज होते हैं। वही एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये 8 पॉइंट जो मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ मैं, और उस जगह पर मुझे एंड्रॉयड में दिखता है कि वो काम जितनी जल्दी हो जाता है iOS में उतनी जल्दी नहीं होता है। आईफोन में थोड़ी सी टाइम ज्यादा लगता है, 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो रिसेंटली, क्योंकि फ्लिपकार्ट की जो सेल हुई थी पिछली बार, उसमें काफी ज्यादा आईफोन सेल हुए थे 13 का। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग iOS में स्विच हुए हैं, आईफोन में स्विच हुए, एंड्रॉइड से आईफोन में स्विच हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं पहला आईफोन में भी स्विच हुए लेकिन एंड्रॉयड भी यूज कर रहे हैं साथ ही साथ। उन लोगों की एक नॉलेज हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी यूजर मैंने देखे, उनको लगता है कि ये फीचर iOS में है, पर एक्चुअली होता है। शायद उनको पता नहीं होता है, या फिर उनको करने के लिए जितनी जल्दी एंड्रॉयड में आसानी से मिल जाता है वो आईफोन में इतनी आसानी से जल्दी नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं जो पॉइंट्स मैंने लिस्टेड किए हैं, जो 8 पॉइंट मैंने लिस्टेड किए हैं। इस 8 पॉइंट से हर एक पॉइंट को इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाकर। आप पहला जो है वो कनेक्टिविटी इशू है। किस तरह का? नहीं, नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू नहीं है, आईफोन के साथ विंडोज की कनेक्टिविटी का। ज्यादातर लोग आप देखोगे जिसके पास डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है, वो ज्यादातर लोग विंडोज ही यूज करते हैं। तो आईफोन से विंडोज को इंटरफेस करना, आईफोन से कुछ चीजें विंडोज में भेजना या विंडोज से कुछ चीजें आईफोन में भेजना बहुत ही सरदर्दी वाला काम है। फिलहाल iOS 16 के बाद काफी चीजें आसान हो गई है। आप वहां से जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर कॉपी नहीं कर सकते, आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ फाइल एक्सेस करना है, जैसे एंड्रॉयड में अगर आप कोई भी चीज है, एंड्रॉयड के तो आप पूरी तरीके से खुल के इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास एक डाटा केबल होना चाहिए, आप डाटा केबल से एंड्रॉइड को कनेक्ट कर दो, फिर आप जो चाहे कर सकते हो, कुछ भी स्टोरेज में डाल सकते हो, वहां से रिमूव कर सकते हो। पूरे जो हम जो लैपटॉप या कंप्यूटर में टोटल जो फाइल मैनेजर को एक्सेस करते हैं जिस तरह से, उसी तरह से आप एंड्रॉयड की जो फाइल स्टोरेज है उसको यूज कर सकते हो। आईफोन में आप ऐसा नहीं कर पाओ। आपको एक्सेस करने के लिए या तो आपको iTunes स्टोर डाउनलोड करना पड़ेगा। iTunes स्टोर, सोचो आपने सोचा है कि कुछ गाने में आईफोन में डालता हूं, आपने 10 गाने डाल दिया, हाँ, iTunes स्टोर आप इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आप कनेक्ट कर सकोगे, फिर वहां से आप सिंक्रोनाइज कर सकोगे, डाटा ट्रांसफर कर सकोगे। लेकिन इसके लिए भी आपको सही तरीका, सही प्रोसीड्यूर, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो आप, ऐसा नहीं है कि आपने कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब आराम से हो जाएगा, नहीं, इसकी भी स्टेप्स है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाओगे। कि मेरे आईफोन में मैंने सोचा कि मेरे लैपटॉप से कुछ गाने iTunes स्टोर में डाल लेता हूं, तो आप लाइब्रेरी बनाकर वहां से सिंक्रोनाइज करके आप ये काम कर सकते। आपने कुछ दिन बाद सोचा कि मैं 2 गाने और ऐड कर, यहां पर दिक्कत आ जाती है। यहां पर आप उस 2 गाने को सिलेक्ट करके फिर से सिंक्रोनाइज करोगे, पहले वाले जो 10 गाने हैं वो रिमूव हो जाएगा, अब ये 2 गाने ही रहेंगे। यानी कि इस बार आपको 2 गाने बढ़ाने के लिए आपके डिवाइस में पहला वाला वो 10 गाना भी होना चाहिए और 10 गाना, यानी कि टोटल 12 गाना एक साथ सिंक्रोनाइज करना होगा, तब जाके ये इस तरह से अपडेट होगा। तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। जो हो नहीं सकता है वो है, रुको जरा, ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर। आईफोन ब्लूटूथ से कोई भी फाइल ट्रांसफर अलाउ नहीं करता है, ना ही विंडोज में, ना ही एंड्रॉयड के साथ,
और ना ही उनकी खुद की iOS के साथ। यानी कि आपके पास मैकबुक है या आईपैड है, तब भी आप ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर नहीं कर पाओगे आईफोन से। ब्लूटूथ आईफोन में सिर्फ दिया जाता है डिवाइस कनेक्टिविटी के लिए। TWS है, एयरपॉड है, इनको कनेक्ट करने के लिए आईफोन में ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है, ना ही कि फाइल ट्रांसफर करने के लिए। वहीं पर एंड्रॉयड में आप आराम से ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। यह जरूरत पड़ भी जाता है कभी कभार। आप ऐसी जगह पर गए हो जहां पर नेट की इशू है, आपको कुछ चीजें लैपटॉप में ट्रांसफर करना है, वहां पर नेटवर्क की इशू, आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे वहां पर? उस जगह पर ब्लूटूथ काम देता है। दूसरा है, बहुत कॉमन चीज है, वो है व्हाट्सएप में फोटो भेजना। आपने कहीं एक फोटो खींच ली, आपको लगा कि इस फोटो को आपके किसी दोस्त को भेजना है जिसके पास एंड्रॉयड का मोबाइल है। सोचो कि उसके पास आईफोन ही है, आप व्हाट्सएप में भेजोगे, वो तो फाइल साइज को डिक्रीज कर देगा, यानी कि फोटो की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इस जगह पर एंड्रॉयड में हम बहुत आराम से कर सकते हैं। वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट की तरह इस फोटो को सिलेक्ट करके हम आराम से भेज सकते हैं। वहीं पर आईफोन में ये काम इतनी आसानी से आप नहीं कर पाओगे। पहले फोटो ऐप में जाओ, उस फोटो को पहले फाइल में सेव करो, सेव करने के बाद फिर आप व्हाट्सएप में जाकर उस फाइल को सिलेक्ट करके फिर आप भेज। फिर जो पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे लगता था, कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर किसी की नाम ढूंढना। आप एंड्रॉयड, आप अगर कोई नंबर से किसी को सर्च करोगे, 2-3 नंबर आप एंड्रॉयड में दे दोगे तो पूरे उस नंबर के साथ कनेक्टेड जितने भी नंबर से सारे लिस्ट आ जाए। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन होता नहीं। आपको पूरा नंबर टाइप करोगे तभी वो नाम को शो करेगा। अगर ये सिक्योरिटी के लिए है तो एक ऐसा सिक्योरिटी है, मुझे पता नहीं। मेरे लिए तो ये अनोइंग है। आईफोन में डुअल सिम का ऑप्शन तो देता है, एक ए सिम देता है, आप एक फिजिकल सिम। तो जैसे कि एंड्रॉयड में क्या होता है, अगर 2 सिम है तो हम कॉल डायल करते हैं तो आपको पूछता है कि इससे करना है, उससे करना है। आईफोन में आपको पहले से ऊपर में जाकर सिलेक्ट करना होगा आपको किस नंबर से करना, फिर आप डायल करो। पर ये कोई मेजर दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर ढूंढना किसी को, फिर आ जाते हैं हम कीबोर्ड में। सालों से मैं देख रहा हूँ वही कीबोर्ड चले आ रहा है, अभी भी वही कीबोर्ड है। मैं आईफोन 7 से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तब भी मैंने जो कीबोर्ड देखा अभी भी वही कीबोर्ड है, कोई चेंज नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा, एक तो छोटा होता है, ऊपर से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है जब आपको बार बार कोई ऐसा टाइप करना हो जिस जगह पर आपको लेटर्स और नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स को बार बार टाइप करना पड़ता है, तो वहां पर आपको ये कीबोर्ड बहुत ज्यादा तंग करता है। वहीं पर एंड्रॉयड में आप बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि एंड्रॉयड में ऊपर में ही एक नंबर की दिया रहता है। पहले से नंबर टाइप करने के लिए बार बार नीचे स्विच करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर है आईफोन का कैलकुलेटर। ये आईफोन की जो कैलकुलेटर है, आप ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो या क्या कर रहे हो आपको पता नहीं चलेगा। एंड्रॉयड में ये सारी चीजें डिटेल्स में होती है। साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड्रॉयड में जिस तरह से होती है, आईफोन में भी होती है। आईफोन को भी आप फ्लिप कर घुमा दो, इसको पोर्ट्रेट मोड में ले जाओ, आपको पूरा साइंटिफिक कैलकुलेटर मिल जाए। लेकिन ना ही आपको वहां से आपको हिस्ट्री देखने को मिलता है। जैसे कि आपने पहले कुछ ऑपरेशंस किए हैं, उसके हिस्ट्री देखना चाहते हो, नहीं देख सकते हो। लेकिन एंड्रॉयड में आप आराम से सारी चीजें देख सकते हो और किस तरह से क्या क्या कर रहे हो वो भी आप देख सकते हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डिलीट करने के लिए कोई बटन नहीं, वो बटन की जरूरत नहीं। आप स्विप करो, तरफ से स्विप करो या इस तरह से स्विप करो, एक एक नंबर करके जो लास्ट आपने टाइप किया था वो डिलीट हो जाता है। एंड्रॉयड का जो स्टॉक कैलकुलेटर है वो आईफोन की स्टॉक कैलकुलेटर से बहुत ही एडवांस्ड है और बेहतरीन है। आपको काम करने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। फिर हमें दिक्कत आती है एक चीज में जो हम अभी भी कर रहे हैं, वो है वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो के लिए आईफोन माना जाता है। बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स, अब मैं खुद रिकॉर्ड करता हूँ आईफोन में, आईफोन से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ये जो यूट्यूब के जो वीडियोस मैं रिकॉर्ड करता हूँ, सारी वीडियोस मैं आईफोन से रिकॉर्ड करता हूँ। वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। बहुत मस्त लेवल की वीडियो रिकॉर्डिंग आईफोन में होती है। स्विच करना है फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा को नहीं कर सकते। अगर बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप सिर्फ इन तीनों लेंस में ही स्विच कर सकते हो, आप फ्रंट कैमरा में नहीं जा सकते। एंड्रॉयड में आप ये काम आराम से कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि आपने कोई भी एक प्रोग्राम हो आपको शूट करना है, वो थोड़ा थोड़ा करके शूट कर, वहां पर भी आपको आईफोन में दिक्कत आए। आईफोन में पॉज, रिकॉर्डिंग के टाइम पॉज करने का कोई ऑप्शन नहीं। रिकॉर्डिंग के टाइम स्टिल फोटोग्राफी के ऑप्शन है, लेकिन पॉज की कोई ऑप्शन नहीं। तो पार्ट पार्ट में आप रिकॉर्डिंग कर लो, फिर इनको किसी एडिटर में जाकर एक साथ कर मर्ज करके आप एक वीडियो बना लो। तो भाई क्यों, किसी भी एंड्रॉयड में आप देख लो, पॉज करने का ऑप्शन आपको मिलता है,
फ्लिप करने का ऑप्शन आपको मिलता है। ये दिक्कतें मुझे बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर लिस्टेड। फिर मैंने देखा है कि फोटो एप्स में एक दिक्कत आती है। ऐसा तो नहीं होता है कि भाई एक ही बार में परफेक्ट फोटो खींच लिया, तो मल्टीपल फोटोज खींचते। तो मल्टीपल फोटोज खींचने के बाद सारे फोटोज तो हम रखते ही नहीं है, कुछ को डिलीट करना होता है। जैसे कि एंड्रॉइड में हम ऐसे प्रेस कर देते हैं, सिलेक्ट हो जाता है, फिर वहां पर जाकर हम एक साथ सिलेक्ट करके पूरे डिलीट। लेकिन आईफोन की जो फोटो एडिटर है, आप वहां पर एक साथ नहीं कर सकते। बहुत लोगों को मैंने ऐसा भी देखा, उनको लगता है कि एक एक करके ही डिलीट करना पड़ता है, सिलेक्ट करके वह ऑप्शन नहीं है। ऊपर जो सिलेक्ट की एक ऑप्शन दी गई है ना, इधर देखो, वो भी नहीं है शायद, उनको लगता है, लेकिन यहाँ पर है। आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। फिर सारी चीजों को अपने खुद से मैन्युअली सिलेक्ट करना होगा, फिर जाकर आप डिलीट कर सकते। तो मुझे ये भी थोड़ा दिक्कतें लगी, क्योंकि मैं ज्यादा मल्टीपल फोटोज खींचता हूँ और सब फोटो में रखता नहीं हूँ, बहुत सारी फोटोज मुझे डिलीट करना होता है। और आखिर जो मैंने एक पॉइंट देखी है, वो एंड्रॉइड में मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो रैम क्लीन करना। आजकल हर एंड्रॉइड की डिवाइस में डिवाइस मैनेजर पे आप चले जाओ, वहां पर जाकर आप मेमोरी पे चले जाओ, वहां जाकर आप रैम क्लियर कर सकते, या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, स्wipe करके सारे के सारे डिलीट कर दो, रैम क्लियर हो जाए। आईफोन में भी ऐसा होता है, आप एक एक करके स्wipe करके इस तरह से रैम क्लियर कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि इसी से रैम क्लियर हो जाता है, लेकिन नहीं, इससे पूरा रैम क्लियर नहीं होता है। इससे वही पोर्शन रैम क्लियर होता है जो रनिंग फोरग्राउंड में आपकी एप्स चल रहा है, वो बैकग्राउंड में जो इतना रैम कंज्यूम करके रखा है, स्विप करके किल करने से क्लियर नहीं होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप पहले सेटिंग में जाओ, वहां पर एक्सेसिबिलिटी में जाओ, वहां से आप टच को ऑन करो, फिर आपको इस तरह का एक बटन मिल जाएगा, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और उसके बाद पावर बटन को प्रेस करके रखो। उसके बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, फिर आप होम बटन को दबाकर अब देखो आपसे पासवर्ड मांगा, पासवर्ड दे दो, तब जाके ये पूरी रैम क्लियर हो जाती है। वहीं पर एंड्रॉइड में वो काम चुटकियों में हो जाए। मैं ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करता हूं, जो मुझे रोज रोज यूज करता हूं, मैं उन पॉइंट्स को ही मैंने यहाँ पर लिस्टेड किया। हो सकता है इसमें से आपको कुछ मदद मिल जाए। मैंने पहले ही बताया था, ये वीडियो कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, और ना ही यहाँ पर मैं ये दिखाने वाला हूँ कि भाई एंड्रॉइड अच्छा है या iOS अच्छा है। मैं दोनों ही यूज करता हूँ। पैरेलली जब मैं दोनों डिवाइस के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो जो चीजों में दिक्कतें आई है आईफोन में करते हुए, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।